जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो से हम लोग बिहार पीसीएस के लिए जनरल साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट हम बायोलॉजी से करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री भी जो है डिटेल में कवर करेंगे। तो देखिए, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उस नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं साइंस में बीपीएससी में वो मिलेंगे, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के फैक्ट्स भी दिए हुए हैं। तो आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप ये सिर्फ लेक्चर देख लेंगे तो आपका काम जो है हो जाएगा। तो साइंस के हर चैप्टर को मैं बहुत डिटेल में कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से, डिवीज़न एंड सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। तो देखिए, प्रीवियस ईयर में जो है कुछ क्वेश्चंस आए थे यहाँ से। तो जैसे वर्मी कल्चर के बारे में क्वेश्चन आया था। तो वर्मी कल्चर होता है अर्थवॉर्म को मैनेज करना, प्रोसेस करना और कल्टीवेट करना, यानी कल्टीवेशन ऑफ अर्थवॉर्म इज कॉल्ड एज वर्मी कल्चर। तो अर्थवॉर्म जो होते हैं वो सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है सॉइल में वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसीलिए वर्म्स जो होते हैं, जो अर्थ वर्म्स हैं, वो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक्स। तो देखिए, जब जीन्स या किसी के जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में, या जेनेटिक मटेरियल्स या उनके वेरिएशन के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीन्स की, हेरिडिटी की और जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं उनकी स्टडी करना ही जेनेटिक्स होता है। उसके बाद है ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, बोन्स। ठीक है, जैसे आपने एक रोग के बारे में सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डी में छोटे 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 छेद हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, तो जब बोन्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है ओरोलॉजी। ओरोलॉजी का मतलब हो गया जब हम माउंटेन्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, माउंटेन्स की स्टडी को ओरोलॉजी बोलते हैं। सीरम की स्टडी को बोलते हैं सेरोलॉजी। ठीक है, सीरम की स्टडी को सेरोलॉजी बोलते हैं। और जियोलॉजी बोलते हैं जब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स और उसके मैटर की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अर्थ के इंटरनल पार्ट की जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे जियोलॉजी। तो ये कुछ पीवाईक्यूज थे जो पूछे गए थे। तो अब बात करते हैं कुछ एनसीईआरटी फैक्ट्स के बारे में। तो व्हाट इज़ बायोलॉजी? तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में स्टडी करना, उनकी एनाटॉमी, उनकी ओरिजिन, उनके मार्फोलॉजी, उनकी फिजियोलॉजी, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है स्टडी करना इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो देखिए, बायोलॉजी की जो है कई ब्रांचेस हैं। जैसे बायोस्टैटिक्स है, यानी जब हम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी कंडक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। तो जैसे जो ह्यूमंस हैं या जो भी एनिमल्स होते हैं, सबके अंदर कोई ना कोई हार्मोन्स, कोई ना कोई केमिकल प्रेजेंट है। तो जब हम उसकी स्टडी करते हैं, केमिकल के बेसिस पे हम बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, तो वो हो गया बायोकेमिस्ट्री। तो बॉडी में ढेर सारे केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस जो है होते रहते हैं। ठीक है, तो उनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद है बायोफिजिक्स। तो जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होते हैं बायोलॉजी में, जैसे मान लीजिए ईसीजी हो गया, ईसीजी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसके बाद ईईजी है जिसको हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं। तो जब फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की या जो फिजिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज़ हम बायोलॉजी में करेंगे तो उसको हम बायोफिजिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप्स भी हैं, वो भी बायोफिजिक्स में ही आएंगे। उसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जब भी कोई बायोलॉजिकल फिनोमेनन हो रहा होगा तो जब उसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद साइकोलॉजी है, यानी एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन माइंड। तो ह्यूमन माइंड को समझने की स्टडी जो है, ह्यूमन माइंड को जब पढ़ा जाता है तो उसको साइकोलॉजी हम बोलते हैं। तो ये जो है बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस थी। उसके अलावा ये बहुत सी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, जैसे एनाटॉमी है। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब जो भी फिजियोकेमिकल प्रोसेस किसी बॉडी के अंदर में हो रहा होगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल प्रोसेस चल रहे हैं, उस प्रोसेस की स्टडी को हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोफिजिक्स क्या होता है? तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स टू बायोलॉजिकल फिनोमिनन। यानी जो फिजिक्स के जो भी लॉज होंगे, जब वो किसी बायोलॉजिकल फिनोमिनन में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे बायोफिजिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा और उसको हम एक्सप्लॉयट करेंगे, उसके जेनेटिक मटेरियल्स जो है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे ताकि हम उस ऑर्गेनिज्म से कुछ एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस निकाल सकें या उसके कुछ हार्मोन्स हम निकाल सकें ताकि उससे हम मेडिसिन प्रिपेयर कर सकें, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि उसी के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम उसका जेनेटिक मटेरियल को निकाल के उससे एंटीबायोटिक या हार्मोन्स को प्रिपेयर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बॉटनी। तो बॉटनी में हम जो है प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसके फिजियोलॉजी की, उसके स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स और इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बॉटनी। उसके बाद है सेल बायोलॉजी, जहाँ पे सेल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, एक सेल का क्या फंक्शन होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है और एक सेल की कैसी लाइफ होती है। तो कंप्लीट स्टडी जब हम सेल की करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। उसके बाद है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का मतलब ये हुआ कि
हमारे सराउंडिंग यानी हमारे आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है। जब हम उसकी स्टडी करते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म या दो से अधिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। उसके बाद है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन जो है वो एक प्रोसेस है। टाइम के साथ जो है वो ह्यूमन जो बॉडी है या एनिमल्स की बॉडी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, टाइम के साथ उस बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, बॉडी जो होती है वो क्या होती है, इवॉल्व होती रहती है। तो उसी चेंजेस को हम बोलते हैं एवोल्यूशन, यानी टाइम पीरियड के साथ जो है बॉडी में चेंजेस होना। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, पहले के जो लोग थे उनकी पूँछ हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि सब लोग जो है बंदर से ही इवॉल्व हुए हैं। तो पहले उनकी पूँछ थी, लेकिन धीरे धीरे वो पूँछ का यूज़ करना बंद कर दिए, तो पूँछ जो है वो हट गई, रिमूव हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, उनके अंदर एवोल्यूशन हुआ, चेंज आया। उसके बाद है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है वो जीन्स की स्टडी को बोलते हैं, और उसके अलावा जो जेनेटिक वेरिएशन होगा उसको बोलेंगे। तो क्या होता है कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है, तो जब उसका ऑफस्प्रिंग होगा, यानी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है और रिप्रोड्यूस करेगा, जब उसका बच्चा होगा, तो उसका जीन जो है उसका जीन ट्रांसफर होगा किसमें, उसके बच्चे में। ठीक है, तो यही सब की जो स्टडी है, जीन्स की स्टडी जो हम करेंगे उसको हम बोलेंगे जेनेटिक्स। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए, जब जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उनको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, हमारे में बॉडी में जो है ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, हमारी बॉडी ढेर सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनी मतलब हो गया सिंगल, और सेलुलर का मतलब हो गया सेल, जो सिंगल सेल से बने हुए हैं। जैसे अमीबा है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा कुछ जो होते हैं वो बाई सेलुलर भी होते हैं, या बाई मतलब हो गया दो सेल प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे बाई सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिसमें ढेर सारे सेल प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे तो हम बोलेंगे उसको माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबके बॉडी में जो है प्रोटीन प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, पेप्टाइड्स प्रेजेंट है, ढेर सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो जब हम प्रोटीन और या न्यूक्लिक एसिड के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद है माइकोलॉजी। देखिए, माइको का मतलब, ये वर्ड जहाँ भी आपको बायोम देखने को मिलेगा उसका मतलब रिलेटेड फंजाई से ही होगा। तो फंजाई की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, माइको का मतलब फंजाई, तो फंजाई की स्टडी हो गई माइकोलॉजी। उसके बाद है फाइकोलॉजी, यानी एल्गी। जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, तो वो एक एल्गी है, रेड ग्रीन ब्लू एल्गी इसको बोलते हैं। तो फाइकोलॉजी मतलब एल्गी की स्टडी हो गई। उसके बाद है फिजियोलॉजी का मतलब जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे, तो वो होगा फिजियोलॉजी। उसके बाद है प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो बॉटनी का ही एक पार्ट है। जब प्लांट्स के फंक्शन की, उसके फिजियोग्राफी की स्टडी हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बाद है रेडियो बायोलॉजी। तो रेडियो बायोलॉजी जब भी जो भी आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं उसका एक लिविंग थिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या एक्शन होगा, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं रेडियो बायोलॉजी। उसके बाद है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स का ही पार्ट है, और इसमें जो बायोलॉजिकल माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। देखिए, माइक्रो मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मतलब होता है छोटे मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल जब मैक्रो मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। उसके बाद है थियोरेटिकल बायोलॉजी, या इसको हम मैथमेटिकल बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो थियोरेटिकल बायोलॉजी के अंडर में जो साइंटिफिक रिसर्च है वो कंडक्ट किया जाता है। तो इसी के अंडर जो है बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन वगैरह आते हैं। उसके बाद वायरस की स्टडी को हम बोलते हैं वीरोलॉजी। ठीक है, वायरस की स्टडी को वीरोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है जूलॉजी। तो एनिमल्स की जब फिजियोग्राफी, उनका क्लासिफिकेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका बिहेवियर, यानी जब एनिमल्स की हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे जूलॉजी। नेक्स्ट है एपिकल्चर, यानी जो मधुमक्खियाँ हैं उनका पालन करना। ठीक है, मधुमक्खियों का पालन करने को हम बोलेंगे एपिकल्चर। तो शहद के लिए जो है मधुमक्खियाँ लोग पालते हैं तो उसको हम एपिकल्चर बोलते हैं। उसके बाद एविकल्चर है, जैसे जो लोग मुर्गा पालते हैं उसको हम एविकल्चर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज एविकल्चर। उसके बाद है एक्वाकल्चर। इसका मतलब हो गया कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हों, उनको जो हम पाल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्वाकल्चर। ठीक है, तो पीसी कल्चर भी जो है इसी के अंडर में आता है। मछली पालन, पीसी कल्चर इसको हम बोलते हैं, वो भी एक्वाकल्चर का ही पार्ट है। उसके बाद है एल्गा कल्चर, यानी एल्गी को जो है क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, एल्गी को जो है पाल रहे हैं। तो जो एल्गा कल्चर है वो भी एक्वाकल्चर का ही पार्ट है, क्योंकि एल्गी जो है वो पानी में ही मिलेगी। ठीक है, तो ये भी किसका पार्ट है, एक्वाकल्चर का पार्ट है। और एल्गी का यूज़ जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। उसके अलावा जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए भी जो है एल्गी का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो फार्मर्स हैं वो एल्गी का यूज़ एज ए फर्टिलाइजर्स भी करते हैं। ठीक है, एज ए फर्टिलाइज़र भी एल्गी को यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक है माइक्रो एल्गी। ठीक है, बहुत छोटी एल्गी होगी, माइक्रोस्कोप से ही आपको दिखेगी, जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो जो माइक्रो एल्गी होती है उसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स।
उसके बाद है पिसीकल्चर, नहीं जो मत्स्य पालन जिसको हम बोलते हैं मछली पालना उसको बोलेंगे पिसीकल्चर। एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है, एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, सेरीकल्चर है। जो सिल्क वॉर्म है तो हम सिल्क वॉर्म को क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं ताकि हम उसे सिल्क जो है निकाल सकें, उसको हम बोलेंगे सेरीकल्चर। उसके बाद है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो किसी भी फॉरेस्ट की क्वालिटी को, ग्रोथ को, कंपोजिशन को, उसके हेल्थ को जो है कंट्रोल करना, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो है अपने नीड को उससे पूरा कर सकें, इसी को हम बोलते हैं सिल्वीकल्चर। अगर सिल्वीकल्चर को और सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि हम जैसे कोई पेड़ लगाए, ठीक है, फिर वो हम वेट किए, उसका सेवा किए, जब वो बड़ा हुआ तो फिर हम उसकी लकड़ी जो है ले लिए, उसके बाद फिर हम दूसरा पेड़ लगाए, फिर ऐसे ऐसे किए, तो ये सिल्वीकल्चर है। ठीक है, इसको सिल्वीकल्चर बोलते हैं कि हम पेड़ लगाए हैं, फिर उसकी सेवा कर रहे हैं, फिर उसका जो लकड़ी है वो हम यूज़ कर रहे हैं, फिर बाद में फिर और पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सिल्वीकल्चर। उसके बाद है स्पॉन्जिकल्चर, यानी स्पॉन्ज का जो है कल्टीवेशन करना, उसको बोलेंगे स्पॉन्जिकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये सब ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना को हम बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जो सब्जियों की खेती हो गई, जो फूल की खेती होती है, फलों की खेती हो गई, तो इन सब खेतियों को बोलेंगे हम हॉर्टिकल्चर। उसके बाद जो केवल फ्लावर की फार्मिंग करते हैं उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरी मतलब फ्लावर, कल्चर मतलब फार्मिंग। ठीक है, फ्लोरिकल्चर हो गया फ्लावर्स की फार्मिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का।